जरूरत होती है मनुष्य को अपने प्रवृत्ति को पहचानने। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है आज का, वात पित्त और कफ का। और हम लोग के लिए खास महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों के लिए वात पित्त और कफ की प्रकृति को जानना समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं और बेसिक चीजें हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वात पित्त और कफ की प्रवृत्ति क्या होती है। वात प्रवृत्ति के लोगों के क्या लक्षण होते हैं, पित्त प्रवृत्ति के लोगों के क्या लक्षण होते हैं, कफ प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण क्या होते हैं, और इसका निर्धारण कैसे होता है। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस मनुष्य का निर्माण जो है 5 तत्वों से हुआ है, जिसको कहते हैं भूमि, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीर। यहीं से ये चीजें निकल कर आती है, बात पीत कप। भूमि, जिसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, इसका योगदान मानव शरीर पर बहुत बड़ा है। इसके बिना तो मनुष्य का निर्माण संभव ही नहीं, क्योंकि इसी पर हम लोग जन्म लेते हैं, इसी पर उगे पेड़ पौधे से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो भूमि का तो मनुष्य के शरीर में निर्माण में बहुत ही अहम रोल है। जब हम लोग नंगे पैर चलते हैं, जमीन पर स्पर्श करते हैं, तो उससे हम लोग को एक अर्थिंग मिलता है, जिससे शरीर में काफी एनर्जी प्रवाहित होती है, जिसको आजकल लोग मिनरल्स के तौर पर बात करते हैं। तो ये धरती जो है मिनरल्स का खजाना है। आकाश तत्व को लोग नहीं समझ पाते हैं कि मनुष्य के जीवन में आकाश तत्व का क्या है। तो अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, यह है आकाश तत्व। मौसम का जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, आकाश में जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, वही है आकाश तत्व। उसके बाद 3 तत्व, जिसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, जिसको कहते हैं जल तत्व। तो जिसके शरीर में जल का मात्रा अधिक हो जाता है, वह व्यक्ति कफज कहलाता है, कफ प्रवृत्ति का कहलाता है, यानी जल की मात्रा अधिक। और जिसके शरीर में अग्नि की मात्रा अधिक होती है, उसको कहते हैं कि यह पीत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और जिसके शरीर में वायु की मात्रा अधिक होती है, उसे कहते हैं कि यह व्यक्ति वात प्रवृत्ति का है। तो 3 तरह के लोग होते हैं, कफ प्रवृत्ति के लोग, वात प्रवृत्ति के लोग और पित्त प्रवृत्ति के लोग। बहुत सहज भाव में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेसिक चीज है, जिसमें जिसके शरीर में जल की मात्रा की अधिकता हो जाए, उसे हम कफ प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। जिसके शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़े, उसे हम पित्त प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। और जिसके शरीर में वायु की मात्रा अधिक हो जाए, उसे हम वात प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। तो जब मनुष्य का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, उसी वक्त यह तय हो जाता है कि यह व्यक्ति कफ प्रवृत्ति का होगा, कि पित्त प्रवृत्ति का होगा, कि वात प्रवृत्ति का होगा। और किसी न किसी प्रवृत्ति के साथ मनुष्य इस धरती पर आता है, और जब तक वह जीवित रहता है, उसी प्रवृत्ति में रहता है। इसे बदलना किसी के बस की बात नहीं है। अब क्या है कि जो जिस प्रवृत्ति का है उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको समझ सकते हैं। उसके अनुरूप हम अपना स्वभाव, अपना भोजन, अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कफ प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, पित्त प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, वात प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। हम कैसे उनको जाने कि यह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। जब हम इन चीजों को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो उसके अनुरूप
हमें उन्हें दवा देने में आसानी हो जाएगा, उनका डाइट प्लान बनाने में आसान हो जाएगा। आजकल का दौर चला हुआ है, एक ही डाइट प्लान सब कोई फॉलो करता है। लेकिन जब हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को, मूलभूत बातों को समझेंगे, तब हम लोग यह महसूस कर पाएंगे कि हर प्रवृत्ति के लिए डाइट अलग अलग है, न कि एक ही डाइट सब लोग के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं आजकल डाइट जो हम लोग को बनाना है, आज के बाद हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे कि किसका डाइट क्या होगा और किसका दवा क्या होगा। तब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकृति के बारे में, जिसके लिए आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मौसम से होने वाले रोग की जो प्रकृति है, आम तौर पर मौसम के बदलाव के कारण शरीर पर जो प्रभाव पड़ती है, उससे जुड़े हुए। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, मनुष्य के शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है। नहीं, तो इससे साफ पता लगता है कि मौसम का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। तो अब इसमें जानेंगे कि किस प्रकार मौसम का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बात प्रकृति के लोग हैं, तो जब ठंड हवा, मौसम का अचानक बदलाव होता है, मौसम में ठंड हवा आ जाती है, तब क्या होता है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में जकड़न होता है, सर्दी खांसी होती है, गैस या पेट में दर्द होता है। तो इससे पता चलता है कि शरीर में वात का प्रकोप जो है वो बढ़ गया। नहीं, अब ठीक इसके अनुरूप अब देखते हैं पित्त का प्रकोप कैसे बढ़ता है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगेगी, जैसे अभी आजकल गर्मी पड़ना शुरू हो गया है, तो जो लोग पित्त प्रकृति के होंगे, उनको बुखार आना शुरू हो जाएगा, उनको ज्यादा गर्मी महसूस होगा, उल्टी होगा, शरीर में जलन होगा, त्वचा पर लाल चकत्ते निकल जाएंगे। तो इससे समझ में आएगा कि यह व्यक्ति जो है पीत प्रवृत्ति का है। उसका शरीर अगर आप टच कीजिएगा, तो उसका शरीर गर्म आपको लगेगा। ठीक इसके विपरीत एक और चीज बहुत जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, हम इसको समेटते चल रहे हैं। पीत प्रवृत्ति और कफ प्रवृत्ति दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। पीत प्रवृत्ति के लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, और कफ प्रवृत्ति के लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है। बरसात या ठंड के मौसम में कफ के लोगों को बीमारी बढ़ जाती है। उनका लक्षण क्या होता है, तो ज्यादा बलगम आने लगता है, खांसी होती है, जुकाम होते हैं, और सांस लेने में उन्हें परेशानी होती है। अगर शॉर्टकट में बोले तो इसको यूं कह सकते हैं कि मौसमी रोगों की प्रकृति वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार की होती है ना। वही जो वात रोग है, तो जैसे मैंने बताया कि उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, चकत्ते निकलने लगते हैं, जैसे मौसम का रुख ठंडा होता है तो उनमें दर्द का अनुभव होने लगता है। एक और चीज, जो लोग कफ प्रवृत्ति के हैं, वात प्रवृत्ति के हैं या पित्त प्रवृत्ति के हैं, उनकी जो बीमारी होती है, उनको तीन भाग में हम लोग बांट देते हैं। कफ रोग, ये आपको सीना से ऊपर का जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो भी बीमारियां होती है वो कफ रोग की श्रेणी में आती है। और इस सीना के छाती से लेकर के नाभि तक की जो भी बीमारियां हैं, वे पित्त रोग की श्रेणी में आती है। और कमर के नीचे जितनी भी व्याधियां हैं, वे वात रोग की श्रेणी में आते हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर अब अंदाजा लग सकता है आपको स्थान दे करके कि बीमारी कहाँ है। तो बीमारी अगर इस सीने से ऊपर है, ऑटोमेटिक हम लोग समझ लेंगे कि यह व्यक्ति कफ का रोगी है। और सीना और नाभि के बीच में है तो पित्त का रोगी है। और कमर के नीचे है, नाभि के नीचे है, या संपूर्ण शरीर में है तो वात रोगी। वात रोगी जो है वो कॉमन होता है, वो पूरे शरीर में विचरण करते रहता है। ये हर किसी के साथ जा करके बैठ जाता है, कफ रोगी के साथ भी जा करके बैठ जाएगा, और पित्त के रोगी के भी साथ जा करके बैठ जाएगा। ये बहुत अच्छा तालमेल बना लेता है।
तो वात रोगी जो है आयुर्वेद के अनुसार तब होता है जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। और यह 5 प्रकार का होता है। इसका लक्षण हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है, कैसे पकड़ाएगा। तो सबसे पहला होता है संधिवात। आजकल देखने को ज्यादा मिलता है, किस बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है। संधिवात का मतलब जोड़ों में दर्द और सूजन। इसके बहुत सारे किस्म, और उसको चलने फिरने में कठिनाई। तो जैसे ही व्यक्ति कहता है कि हमको जोड़ों में दर्द है, चलने फिरने में कठिनाई है, एकदम दिमाग हमारा चला जाना चाहिए कि यह व्यक्ति वात रोगी है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है इसका है कटी वात, यानी कमर में दर्द, झुकने या उठने में परेशानी। नहीं, तो जैसे ही कहता है कि कमर में दर्द है, झुकने या उठने में परेशानी है, वैसे हम लोग समझ लेंगे कि यह व्यक्ति वात का रोगी है। उसके बाद है साइटिका, यानी कमर से पैर तक उसको तेज दर्द होता है, पैर में झंझनाहट होती है। इससे हम लोग साइटिका का रोगी कहते हैं। तो यह रोगी जो है इसमें वात की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके वजह से उसको ये बीमारी होती है। बहुत लोग मिलेंगे कि जिनके शरीर में आधे भाग में कमजोरी या दर्द रहता है, या मान लीजिए जो लोग लकवा के पेशेंट, ये लोग भी वात के शिकार हैं। उसके बाद आता है कंपवात। कंपवात का मतलब ये हो गया कि हाथ पैर बहुत लोगों का कांपने लगता है, जिसको आजकल पार्किंसन डिजीज कहते हैं। तो ये सब लोग वात रोगी हैं। इन लोगों में वात की अधिकता है, यानी जिसे हम लोग हवा कहते हैं, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ गई है। वात रोग में मुख्यतः जोड़ों, नसों और हड्डियों से जुड़े हुए रोग होते हैं। जो जिन लोगों को हड्डी में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, नसों में दर्द रहता हो, तो ये सब क्या है, वात रोग के लक्षण है। और यह बीमारी जो है ना बहुत समृद्ध है, क्योंकि इसमें 80 प्रकार के रोग होते हैं। अगर सबसे समृद्ध अगर कोई है तो ये वात रोग वाला है। इस बीमारी का खजाना रखता है। वात का रोगी जो है ना, वो आएगा तो इतनी बीमारी बता देगा कि आप उसका दवाई समझ नहीं पाएंगे कि क्या होगा। इसका पहला लक्षण होता है कि ये बीमारी का खजाना होता है। ठीक इसके विपरीत, आपको अगर कफ का रोगी मिलेगा ना, तो वो 20 प्रकार का उसमें रोग होता है। यह रोगी जो होता है, सबसे कम अगर बीमारी होती है तो कफ रोगी को ही होती है। कफ रोग जो है आयुर्वेद में तब होता है जब शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। कफ से जुड़े रोग आमतौर पर बलगम, भारीपन और ठंडक से संबंधित है। इसका जो प्रकार है कफ रोग का, इसमें एक होता है काश, जिसमें उसको लगातार खांसी होते रहती है, गले में बलगम बनता है। तो लोग आमतौर पर इसे कफ रोग ही समझते हैं, और कफ रोग है भी। श्वास रोग से भी जुड़ी जो समस्या है, जैसे सांस लेने में कठिनाई होती है, या दमा का जो रोगी आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब कफ के रोगी हैं। जिसको जुकाम रहता हो, नाक बहता हो, छींक आता हो, नहीं, ये सब कफ के रोगी हैं। बहुत लोगों को होता है कोल्ड फीवर, जिसको कफ ज्वर कहते हैं, शरीर में भारीपन रहता है। ये सब लोग कफ के रोगी हैं। और कफ के रोगी का जो पाचन शक्ति है वो बड़ा कमजोर होता है, बहुत धीरे 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 पचता है। जठराग्नि उसकी कमजोर होती है, क्योंकि अग्नि तत्व कम होता है उसके शरीर में। तो खाना धीरे धीरे पचता है, पाचन शक्ति कमजोर होता है, और शरीर में उसको चर्बी ज्यादा देखने को मिले। मोटे ताजे लोग जो आपको मिलेंगे ना, समझ लीजिए कि वो कफ प्रवृत्ति का है। और स्थूलता रहती है उनमें, वजन उनका बढ़ा हुआ रहता है। कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन करें तो हम कह सकते हैं खांसी, जुकाम, बलगम, सांस और पाचन से जुड़े रोग जो है, ये कफ रोगी के पहचान। अब आते हैं पीत रोग की पहचान। तो पीत रोग तब होता है जब शरीर में पीत दोष बढ़ जाता है, यानी पीत दोष का मतलब अग्नि शरीर में जब बढ़ जाता है। तो ये गर्मी के समय में अक्सर बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ेगा
तो बहुत लोगों को तेज बुखार होता है, शरीर में जलन होता है, पेट में जलन होता है, खट्टी डकारे आती है, एसिडिटी होता है, रक्त में भी घुल मिल जाता है, जिसका नतीजा होता है कि नाक या मुंह से खून आने लगता है, शरीर में अत्याधिक गर्मी बढ़ी रहती है, दस्त होता है, आजकल सीजन चल रहा है उसका, पेट में जलन होता है, फोड़े फुंसी होने लगते हैं, लाल चक्कर निकलने लगते हैं, खुजली होता है। और ऐसे ही रोगी को पीलिया जिसे जन्डिस कहते हैं उनको होता है, जिनका आंख जो देखेंगे पीला हो जाता है और शरीर उनका कमजोर हो जाता है। तो जो लोग पित्त प्रवृत्ति के हैं, वे लोग कफ प्रवृत्ति के अपोजिट होते हैं। कफ प्रवृत्ति के लोग में जल की मात्रा अधिक होती है और पित्त प्रवृत्ति के लोगों में अग्नि की मात्रा अधिक होती है। तो यह रोगी, कफ वाला रोगी जो है ना, आपको शांत दिखाई देगा, और पित्त वाला रोगी जो है बेचैन दिखाई देगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कफ रोग के बारे में, वात रोग के बारे में, पित्त रोग के बारे में, और थोड़ा सा उनके स्थान के बारे में भी जानेंगे कि उनका स्थान कहाँ होता है। जैसे मैंने बताया, वात का रोगी जो है ना, वो संपूर्ण शरीर में विचरण करते रहता है। तो कफ रोगी के साथ भी जाकर बैठ जाएगा और पित्त रोगी के साथ भी जाकर बैठ जाएगा। कफ रोगी को भी पेट में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, पित्त के रोगी में भी दर्द हो सकता है। हमारी आयुर्वेद इतनी समृद्ध है कि आज के समय में विज्ञान चाहे जितना भी बड़ा आगे बढ़ गया हो, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि आपके शरीर में दर्द है या नहीं है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों ने प्राचीन काल से ही वात रोग को पकड़ा, समझा और नाड़ी देख करके बता दिया करते थे कि शरीर में दर्द है या नहीं है तो कहाँ है। जिसका वात बढ़ा है उसके शरीर में निश्चित ही दर्द होगा। कोई एमआरआई मशीन में नहीं बता सकता है कि आपके शरीर में दर्द है या नहीं, लेकिन नाड़ी देख करके और वात रोगी का इसका चाल देख करके बताया जा सकता है कि आपके शरीर में दर्द है या नहीं है। पहले नाड़ी से हम लोग पहचान लिया करते थे, आज भी लोग जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं। वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी एक विज्ञान है जिसको समझना होता है। जैसे ही आप अपने कलाई पर 3 उंगली रखेंगे तो ये आपको कफ, रिंग फिंगर जो है पित्त, और इंडेक्स फिंगर जो है वात को बताता है। जैसे आप यहाँ रखेंगे तो जहाँ आपको ज्यादा चाल मिलेगा समझ लीजिए तो वही रोग आपका बढ़ा हुआ है। जब आप उंगली यहाँ रखिएगा तो इस उंगली पर ज्यादा आपको दबाव महसूस होगा। ये ये रोगी जो है ये वात का स्थान है। तो इस 3 गति इसका होता है। एक गति जो होता है सर्व गति, मंडूक गति और हंस गति। ये मंडूक गति के चाल में चलता है। तो जो पुराने हमारे वैद्य थे ना, वो नाड़ी देख करके स्थान होता है। हड्डियों में दर्द होता है, कान में बहुत लोगों को आवाज आती है। तो जिनको लोगों में कान में आवाज आती है तो समझ लीजिए वे लोग वात प्रवृत्ति के लोग हैं, वात रोग उनका बढ़ा हुआ है। उनका त्वचा जो है सूखा रहता है, जांघ और कमर में दर्द रहता है, नसों में झंझनाहट रहता है। तो वात रोग को आपने समझा, उसका लक्षण क्या है। अब थोड़ा सा कफ रोगी का बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में समझें। कफ रोगी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है काफी भारी भरकम होता है, मजबूत होता है, उसका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। स्किन जो होती है उसकी ठंडी होती है और त्वचा में नमी रहती है। जैसे मैं कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो हमारे त्वचा में नमी देखने को मिलेगी। वही जो व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का है उसका त्वचा जो है रूखा सूखा देखने को मिलेगा। तो कफ प्रवृत्ति का जो रोग होता है उसका त्वचा जो है मुलायम होता है, नमी बना रहता है,
बाल उसके घने चिकने होते हैं, चाल धीमी होती है, मीठा प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, इनका स्वभाव जो है काफी नरम होता है, इनको पसीना कम आता है और नींद ज्यादा। बहुत लोग आजकल नींद नींद की परेशानी है। ये परेशानी पित्त प्रवृत्ति के लोगों में होती है। कफ के प्रवृत्ति के लोगों को तो जहाँ आराम मिला तो वहां सो जाए। इनकी विशेषता होती है कि इनको नींद ज्यादा आती है। अच्छा, वहीं इसका जो बात रोग का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, ये ना मोटा होगा ना पतला होगा। देखिए कितना अच्छा है। भारी भरकम शरीर है तो समझ लीजिए कि वह कफ प्रवृत्ति का है। स्लिम एंड फिट है तो समझ लीजिए वात रोगी है। मीडियम आकार का होता है, इनका वजन जल्दी नहीं बढ़ता है, और इनकी त्वचा जो है खुरदरी होती है, स्किन ड्राई होता है, बाल पतले और सूखे होते हैं, हाथ पैर इनके ठंडे रहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति कहता है कि हमारा हाथ पैर ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है, तो ये इनका प्रमुख लक्षण है कि उनमें वात की अधिकता है। इनकी चाल बड़ा तेज होती है, काम बड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं, इनके शरीर में स्थिरता कम रहती है, और इनको हल्की और कम नींद आती है। नींद की समस्या इनको रहती है। उसके विपरीत अगर पीत रोगी का बॉडी स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर दुबला पतला होता है, शरीर मध्यम और संतुलित होती है, शरीर का ढांचा बहुत पतला होता है, लेकिन मांसपेशियां इनका अच्छा होता है। इनका त्वचा मुलायम और गर्म होगा, जब इनको हम स्पर्श करेंगे ना इनका शरीर गर्म देखने को मिलेगा। इनका बाल जो है ना जल्दी जल्दी सफेद होते हैं, झड़ जाते हैं। देखते हैं बहुत लोग बहुत जल्दी टकला हो गए हैं। हाँ, इनको नींद में बहुत ज्यादा आता है, ना बहुत कम आता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर देख करके हम निर्धारित कर देंगे कि यह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, कफ प्रवृत्ति का है, पित्त प्रवृत्ति का है, या वात प्रवृत्ति का है। इसके अलावा इसको समझने के लिए आयुर्वेद में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। 3 सिद्धांत क्या है? प्रथम दर्शनम, मतलब देख करके आदमी को पहचानना कि किस पर व्यक्ति का है। जैसे मैंने आपको बताया, तो देख करके पहचान किया जा सकता है बॉडी स्ट्रक्चर से, मोटा है, मीडियम है, या दुबला है। तो इससे प्रकृति आप पहचान। उसके बाद स्पर्श करके, तो स्पर्श करके मतलब नाड़ी देख करके, शरीर को टच करके, तो शरीर इसका ठंडा है, गर्म है, मध्यम है, नहीं, तो इससे आप उसकी पहचान कर लें। और तीसरा क्या है, उससे बातचीत करके यानी प्रश्न करके कि उसको क्या समस्याएं रह रही हैं, तो उसकी जैसी समस्याएं होंगी वैसा बात वह करेगा। अगर कफ प्रवृत्ति का होगा तो मृदुल बात बोलेगा, शांति से बोलेगा। पीत प्रवृत्ति का होगा तो उसमें बेचैनी ज्यादा होगी। तो मानसिक स्थिति भी इससे समझ में आता है ना, कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही इससे समझ में आती है। वात का प्रवृत्ति होगा तो जल्दीबाजी में होगा, नहीं। तो आयुर्वेद में कफ पित्त और वात को पहचानना बहुत जरूरी है। इसको जब आप पहचान लेते हैं तो मनुष्य के स्वभाव को समझ जाते हैं, और उसके स्वभाव के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार आप उसको दवा सजेस्ट करते हैं, आप उसको डाइट सजेस्ट करते हैं। बिना प्रकृति को जाने हुए अगर कोई हम डाइट किसी को देते हैं, कोई दवा देते हैं, तो हम अपने नज़र में बेहद अच्छी चीजें देते हैं, लेकिन जब वह उनके अनुरूप नहीं होगा तो उनको नुकसान करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कोई वैसी दवा दे दी जाए जिसमें ठंडक ज्यादा है, जैसे उनको एलोवेरा जूस दे दिया जाए, अपना डाइजेस्टिव ड्रॉप दे दिया जाए, तो उनके लिए वह विपरीत हो जाए। वही चीज अगर शीत प्रवृत्ति के लोगों को दिया जाए तो उनके लिए वो सुटेबल हो जाएगा। दवा एक ही है। तो प्रवृत्ति जानना जरूरी है। बहुत लोग हैं कि
बीमारी के अनुसार दवा खोल देते हैं और खाने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। दवा जानना अलग बात है, प्रकृति जानना अलग बात है। जब तक हम प्रकृति से तालमेल नहीं बैठाएंगे, तब तक न तो हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं, न किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मूलभूत बातें ये हैं कि हमें सबसे पहले प्रकृति को समझना है, प्रकृति से तालमेल बैठाना है। चाहे हम प्रकृति से दवा के संबंध में तालमेल बैठाएं, डाइट के संबंध में तालमेल बैठाएं, या आजकल प्राणायाम लोग कर रहे हैं उसके उनको तालमेल बैठाएं। क्योंकि हर चीज का जब हम तालमेल बैठा लेते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने आप को बेहद स्वस्थ रख पाते हैं, अपने परिवार परिजनों को, परिवार को, मित्रों को स्वस्थ रख पाते हैं। इसलिए बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। कफ पित्त वात के प्रवृत्ति को लोगों को जानना जरूरी है। उसके अनुरूप हमें आचरण करना जरूरी है। अब मान लीजिए कफ का रोगी है और ठंडा में घूमेगा, उसका दोष बढ़ेगा। पित्त का रोगी है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, धूप में चलेगा तो उसकी बीमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, दवा लेने के बावजूद भी बढ़ जाएगी। इसलिए प्रवृत्ति को जानना जरूरी है, प्रवृत्ति के अनुसार हमें आचरण करना जरूरी है। क्योंकि हमने बताया पहले ही कि मनुष्य के जीवन में प्रकृति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जन्म से ही लेकर वो आता है अपनी प्रकृति। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जब आयुर्वेद के सेक्टर में आए हुए हैं, ये काफी समृद्ध चीज है, बहुत समृद्ध चीज है आयुर्वेद। और हमारा खास करके आयुर्वेद जो है हमारे यहाँ का ही चीज है, और इसे हम लोग धीरे 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 भूलते गए हैं। लेकिन उसको पुनः हम लोग को वापस लाना है और इसके सारगर्भिकता को समझना है। ऊपर ऊपर समझने से कुछ भी नहीं होगा। केवल हम लोग बीमारियों को समझते हैं, उनके दवाओं को समझते हैं, लेकिन यह अधूरा ज्ञान। मुख्य ज्ञान है कि आप प्रवृत्ति को समझें, प्रवृत्ति के अनुसार डाइट का चयन करें, उसके अनुसार दवा का चयन करें, उनके अनुसार आहार और विहार, ये सब चीज का चयन करें। आप महसूस करेंगे कि आप अपने को बिल्कुल फिट एंड फाइन रख पाएंगे और प्रकृति से आप जुड़ेंगे। और जितना अधिक आप नेचर से जुड़ेंगे, उतना ही अपने आप को, अपने परिजनों को, सबको स्वस्थ बना पाएंगे। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कम में हम इसको समेटने का प्रयास किए हैं। क्योंकि इस पर अगर बातचीत किया जाए तो लगता है कि काफी घंटों का काम है, लेकिन समय भी कम है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन द ट्रेनर के लिए हम लोग अभी जस्ट निकलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे बातों से सहमत होंगे। और किसी को कुछ नहीं आया समझ में, तभी कुछ पूछ सकते हैं। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो भी 3 प्रकार की हैं डॉक्टर नेचर वेलनेस में। वात प्रवृत्ति के लिए जो है वह, पित्त प्रवृत्ति के लिए और कफ प्रवृत्ति के लिए, तीनों प्रवृत्ति के लिए दवाएं हैं। तो आप जब भी दवा दें तो दवा का तासीर जाने कि कौन सी दवा ठंडी है, कौन सी दवा गर्म है, कौन सी दवा जो है दोनों प्रवृत्ति के लिए है, और कौन सी दवा है इस सब प्रवृत्ति के आदमी को दी जा सकती है। इसका भी कभी समय आएगा तो मैं वर्गीकरण करके आपको बता दूंगा। खास मोटे तौर पर जान लीजिए, आपका जो अमल की, विविध की और हरित की है, यह तीनों प्रवृत्ति के लोगों को दिया जा सकता है। नीम गिलोय तुलसी जो है तीनों प्रवृत्ति के लोगों को दिया जा सकता है। हल्दी नीम टॉपलेट तीनों प्रवृत्ति के लोगों को दिया जा सकता है। त्रिफला जोश तीनों प्रवृत्ति के लोगों को दिया जा सकता है। ये 3 जो दवाइयाँ हैं किसी भी प्रवृत्ति के लोग को दे सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रवृत्ति के लोगों में जाकर के फिट बैठते हैं। ये कॉमन मेडिसिन है। और इस दवा को दे करके उसके बाद जिस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति हो उसे दवा ऐड करें, आपको बेहद लाभ मिलेगा। आपको बहुत सारे दवाओं के भ्रमजाल में नहीं घूमना पड़ेगा। आप कम से कम दवा में बेहतर से बेहतर लाभ ले सकेंगे। कभी सेशन हुआ तो फिर आपको दवाओं का वर्गीकरण करूंगा, दवाओं का वर्गीकरण करके बताऊंगा कौन सी दवा किस प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, ताकि हम लोग मिल करके बेहतर से बेहतर लाभ मिल ले सकें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं अपने बात को अब यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। क्योंकि अभी हमारी गाड़ी ट्रेन अटेंडर के लिए आ चुकी है, अभी भोज से पहुंचने वाले हैं तुरंत, और हम लोग निकलने वाले हैं। चूंकि बिल्कुल तैयार मूड में हम लोग हैं ट्रेन द ट्रेनर के लिए। थैंक यू वेरी मच।
ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई आपको जिस तरीके से आपने इस सेशन को लिया है। और बहुत सारे बधाई उन सभी लोगों को जो ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सतीश यादव सर जैसे एक्सपीरियंस अनुभवी डॉक्टर्स का एक डिटेल सेशन हम लोग रखने वाले हैं। ट्रेन द ट्रेनर सेशन में कैसे वात पित्त प्रवृत्ति को पहचाने, तो ये डिटेल हम लोग सीखने वाले हैं। आज का सेशन बेहद कमाल का था, बेहद आसान तरीके से आपने हमेशा की तरह बताया। और एक बहुत कमाल की बात यह है कि सेम प्लेटफॉर्म होता है सभी के लिए, पर एक व्यक्ति यहाँ पर आके जीवन की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेल रहा होता है, अपने आप को बेहतर से बेहतर बना रहा होता है। आज तकरीबन 1200 किलोमीटर से चलकर बाइक कार आप सीवान से दिल्ली आ रहे हैं। तो ये अपने आप में आपकी कमिटमेंट को दर्शाता है कि ऑलरेडी, अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि सर ये काम तो उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है। दोस्त, ऐसा नहीं है। आज सतीश यादव सर और अभी हमारी सिवान टीम के लोग अपने आप में बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा अनुभव लिया हुआ है, एक्सपीरियंस्ड है। बट फिर एक कमिटमेंट है कि और ज्यादा सीखना है और बेहतर होना है। सिवान से चलकर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। और बेहद कमाल का सेशन रहा। आज के सेशन के लिए मैं चाहूंगा हमारे बीच में आशीष यादव सर है या आजमा मैम है, वो कुछ और शब्द कहें। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सतीश सर। ये बहुत ही, जैसा आप बार बार कह रहे थे, बहुत ही वास्ट है। बहुत अभी इसके बारे में बात की जा सकती है, पूरा सब्जेक्ट होता है। लेकिन फिर भी उसको इतना शॉर्ट में अच्छे से बता पाना, ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है। मैं आप आयुर्वेदा में बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपना सारा याद आ गया क्योंकि मैंने एलोपैथी में प्रैक्टिस की है। लेकिन स्टडी प्रवृत्ति, टेम्परामेंट, मिजाज, यूनानी में हम इसको मिजाज पढ़ते थे, तो वो सारा याद आ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर हम सब अपने बारे में जानने बैठते हैं कि हमारा कौन सा प्रवृत्ति हाई है, कौन सा लो रहता है, कौन सा सुपीरियर रहता है, ये सब। और हमारा चेंज होते रहते हैं, किस वक्त कौन सा बड़ा हुआ है, ये सारे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और अपने बारे में तो जरूर जानना चाहिए। तो अभी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप आएंगे तो सारे लोगों को, जितने भी ट्रेन द ट्रेनर में हैं, तो उनका ये जरूर रहे कि वो अपने बारे में बहुत अच्छे से जान पाए कि किसी टाइम पे क्या उनका कौन सा प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाता है, कौन सा हाई रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है सारे लोगों को। और अब जैसा कि एक बार और भी हमने आपसे जाना था, ट्रेन द ट्रेनर में जानेंगे, आज जाना है, तो बहुत इजी होता जाएगा। धीरे धीरे सारे लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पहले अपने बारे में जानेंगे और फिर पेशेंट पर भी उसको अप्लाई करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। और जरूर से आशीष सर इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, वो स्टडी बहुत कर रहे हैं इसके लिए, तो हम उनको भी जरूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको इतने सरल तरीके से ये वैल्यू ऐड करने के लिए दिल से मैं आपका आभारी हूँ और सभी की तरफ से आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। होता है क्या है कि हमारी लाइफ में हमारे कॉन्सेप्ट किसी भी फील्ड में जितने ज्यादा क्लियर होते हैं, जैसे अगर हम आज वेलनेस कोचिंग के फील्ड में हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, हमें क्लैरिटी होगी कि कौन व्यक्ति अगर किस प्रवृत्ति का है ये हम समझ गए, तो हम उतना ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन उतनी ज्यादा जल्दी सामने वाले व्यक्ति को दे पाएंगे। होता है क्या है कि बहुत बार हमारे वेलनेस कोच या इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है, जो सालों से होता आ रहा है, एक प्रैक्टिस बन गई है कि हम किसी भी व्यक्ति को उठाकर कोई भी प्रोडक्ट हमेशा दे देते हैं और हमको खुद नहीं पता होता है कि वो उसको सूट करेगा भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि और ज्यादा कई कदम तो आगे भारत महान है मेरा, वहां तो एक ही प्रोडक्ट जो है वो सारी दुनिया की हर बीमारी के ऊपर काम कर देता है। बट जो लोग ज्यादा बेहतर अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ला पाएंगे, एक फील्ड के एक शहर के अंदर कम से कम 8 10 12 15 20 50 500 डॉक्टर होते हैं, डिपेंड ऑन कि वो शहर कितना बड़ा है। लेकिन कोई एक या दो डॉक्टर उसी फील्ड में महारत हासिल किए हुए होते हैं और लोग चलकर उनके पास जाते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उस डॉक्टर की क्लैरिटी और उस डॉक्टर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। ऐसे ही वेलनेस कोचिंग के फील्ड में जब आप होते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर हैं, आपको कितनी क्लैरिटी के साथ ये बात पता है कि इस व्यक्ति को वात प्रवृत्ति है या कफ है या पित्त है,
और मैं मुझे इसे ये प्रोडक्ट देना चाहिए या ये नहीं देना चाहिए, अगर ये क्लैरिटी आ गई एक वेलनेस कोच में, तो फिर हम वो बवाल मचा देंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रोडक्ट की एफिकेसी, प्रोडक्ट का रिजल्ट, प्रोडक्ट का कम टाइम में रिजल्ट, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी अगर एक बार हमें सही चीजें पता लग जाए तो। बहुत बार मैंने, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सही तरह से समझकर सामने वाले को नहीं दे पाए, तो आप ये महसूस भी करेंगे, आपने भी फील किया होगा, आपकी टीमों में भी ऐसे रिजल्ट आए होंगे कि किसी व्यक्ति की डायबिटीज क्योर होती है बहुत ज्यादा, HbA1c 9-10 भी होता है, 11 भी होता है, वो तो 3 महीने में ठीक हो जाता है। और कोई व्यक्ति 7, 7.5, 8 HbA1c को लेकर डायबिटीज के केस में ये कहता है कि मुझे तो कोई आराम नहीं हुआ 3 महीने बाद भी। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई उसके वेलनेस कोच से, वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया, वो सही तरीके से उसको रूटीन फॉलो नहीं करवा पाया, वो उसको सही टाइम पर रेगुलर फॉलोअप नहीं ले पाया, कच कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। तो मैं हमेशा एक बात पर विशेष जोर देता हूं कि आप हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, और जिस तरह से आज आपने सरल शब्दों में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये बेहद कमाल है, लाजवाब है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आप ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे हैं, तो अभी और बेहतर तरीके से जब आप सामने खड़े होकर आधा पौन घंटे 1 घंटे का सेशन लेंगे, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी लोगों को, और मजबूती और स्थिरता के साथ हमारे लोग जो है साथी वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी साथी ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे हैं। आपकी जर्नी शुभ हो, बहुत अच्छी हो, और आप बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उम्मीदों के साथ आएं, और बहुत सारी चीजें ट्रेन द ट्रेनर से हम सब लोग साथ में एक दूसरे से लेकर जाएं। गुड लक टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, नमस्ते नेचर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत वैल्यूबल सेशन के बाद में हम लोग आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट थैंक यू कल सर। मिले। जी जी, बहुत शानदार और बहुत कमाल की पर्सनालिटी लग रही है आपकी। आप एक अलग सी रौनक दिख रही है चेहरे पे आपके। आप सभी का स्वागत है ट्रेनर ट्रेनर सेशन में। हम लोग कल मिलने वाले हैं। कल से हमारा 2 दिन का सेशन शुरू होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए फिर एक नेक्स्ट सेशन होगा, वो तकरीबन 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, जब भी होगा वो देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आप सभी ग्रुप पर जाके आज से सेशन से अगर आपने सीखा है, तो ग्रुप पर जाके जरूर जरूर एक थैंक यू मैसेज जरूर लिखिए।